गर्मी में नदी के पास खाने, सोने और नहाने वाला ससुराल। ओ गॉड, ये शहर कितना गर्म है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम कॉफी कैफे में बैठे हैं, तुझे एसी में भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इस शहर में इतनी गर्मी का क्या मतलब है? कहीं पर भी जाएगी तो इतनी गर्मी तो रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे गर्म मौसम में ना किसी नदी के किनारे में रहने में मजा है। वहाँ देखना कि कितनी ठंडी हवा चल रही होगी, सामने ठंडी ठंडी नदी बह रही होगी, कितना औसम वेदर होता है। मतलब तेरी गाड़ी घूम फिर कर आनी है नदी के पास ही ना। तो क्या करूँ, इस शहर में रखा ही क्या है। मेरे पापा बचपन से अपने कारोबार की वजह से मुझे कहीं घुमाने कहीं लेकर नहीं गए और मैं अकेले कहीं नहीं जा सकी। तुम लोग के साथ ट्रिप प्लान करो तो आखिरी 1 घंटे में ट्रिप कैंसिल हो जाती है। वैसे तुझे नदियों से इतना प्यार क्यों है? तू क्यों चाहती है कि तू नदी के किनारे रहे? मुझे ये शहर बहुत पसंद है, पर इस शहर में ना 3 ही चीजें हैं, सुविधा, परेशानी और पोल्यूशन। और इस पोल्यूशन की वजह से ये जो गर्मी बढ़ी है ना, ये नदी किनारे नहीं होती है, वहीं अलग ही मौसम होता है। इसलिए मुझे नदियाँ बहुत पसंद है। खैर छोड़ो, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है। सेजल अपनी सहेलियों के साथ कॉफी कैफे से निकलती है और सभी अपने घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रामलाल का पूरा परिवार नदी किनारे आम के बगीचे में काम करता है और शारदा खाना लेकर आती है। राघव, राहुल, चलो तुम दोनों का नहाना हो गया तो नदी से निकलो, खाना खा लो। पापा, हमारा नहाना हो गया, आप भी जल्दी से हाथ पांव धो लीजिए, फिर नदी किनारे बैठकर खाना खाएंगे। राघव और राहुल नहाकर नदी से बाहर निकलते हैं और रामलाल हाथ मुंह धोकर पूरे परिवार के साथ बैठता है। शारदा खाना परोसती है और सभी खाना खाते हैं। वाह माँ, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। अरे ये बढ़िया, इतना अच्छा खाना बनाती है तभी तो मैंने रखा है, वरना मुझ जैसे गबरू जवान पर आज भी गांव की औरतें फिसलती हैं। हाँ हाँ, आए बड़े गबरू जवान, अभी पेड़ पर से आम तोड़ने बोल दूं तो कमल लटक जाएगी। शारदा की बात सुनकर पूरा परिवार और आसपास के बैठे गांव के लोग हंसने लगते हैं। सभी खाना खाकर नदी किनारे लेट जाते हैं। शारदा पेड़ का सहारा लेकर प्रीति के साथ बैठती है। अरे नदी किनारे सोने का मजा ही कुछ और है, जो मजा यहाँ है वो और कहीं नहीं है। पूरा परिवार नदी किनारे सोता है। तभी मनीष आता है। क्या हुआ चाचा, नदी किनारे आराम कर रहे हैं? आराम करना है तो घर में चले जाइए। अरे बेटा, मेरे पास यही छोटी सी जमीन है जिसमें आम के बगीचे हैं, और छोटे से घर में पूरा परिवार आराम से सो नहीं सकता, इसलिए नदी किनारे ही सोते हैं और हमें यही मजा भी आता है। अरे मनीष बेटा, इन्हें यहीं आराम करने दो, ये पूरी जमीन ही तो इनकी है। ये घर में आराम करे या जमीन पर एक ही बात है। और वैसे भी ये हमारे जमाने से ऐसे ही नदी के किनारे खाते नहाते और सोते आए हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो ये बताओ। मैं तो नदी पार करके शहर जा रहा हूँ, खेत के लिए कीटनाशक लेने। हमारे भी बगीचे में आम पकने लगे हैं, कीटनाशक तो हमें भी चाहिए। पापा, कल मैं भी नदी पार करके शहर चला जाऊंगा और अपने बगीचे के लिए कीटनाशक को थोड़ा ज़रूरी सामान ले आऊँगा। मनीष नदी में डुबकी लगाकर तैरते हुए पार चला जाता है। दिन पर दिन ये नदी कटती जा रही है। यहाँ कोई पुल बनाओ तो वो भी टूट जाता है। बेचारे बच्चों को तैरकर नदी पार करनी पड़ती है। ऐसे दिन बीतता है। अगले दिन सेजल बालकनी में खड़ी होती है और खांसने लगती है। ओफो, कितना पोल्यूशन है यहाँ पर। ये पोल्यूशन की वजह से ही शहर में इतनी गर्मी होती है। गाड़ियों का धुआं, कारखानों का धुआं और ऊपर से ये चिलचिलाती धूप। ऐसा लगता है अभी जलाकर राख कर देगी। ये तू शहर से इतना चिढ़ती क्यों है? क्या दिक्कत है तुझे शहर में? सभी को गर्मी लग रही है, तुझे अकेली थोड़ी लग रही है। माँ, मैंने कहा ना, मुझे शहर से कोई दिक्कत नहीं है। शहर बहुत अच्छा है, पर यहाँ गर्मी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तू चिंता मत कर, तेरे पापा तेरे लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्दी तेरी शादी करवाकर इस शहर से तुझे भगा देंगे। तुम मुझे भगाओ उससे पहले मैं खुद ही जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? अपनी बालकनी के छोटे छोटे पौधे लेने। छोटे छोटे पौधे हमारे घर में पोल्यूशन आने से रोकेंगे। इतना कहकर सेजल घर से निकलती है और एक बस में चढ़ती है। उसी बस में गांव से आया राघव भी होता है। गांव से शहर तो आ गया, अब जल्दी से कीटनाशक के बाजार पहुंच जाऊं और शाम होने से पहले वापस गांव निकल जाऊंगा। राघव सेजल के पीछे खड़ा होता है। तभी बस ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है और राघव सेजल के ऊपर गिर जाता है और सेजल पलटकर राघव को थप्पड़ मार देती है। क्या हुआ बेटी, इस लड़के ने कुछ किया क्या? देखिए ना आंटी, जरा सी ब्रेक क्या लगी, ये पूरा मेरे ऊपर ही गिर गया। छेड़ आए मुझे। नहीं नहीं, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था। बस वाले ने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि मैं आगे आ गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया।
तुम जैसे आवारा लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बस जरा सी ब्रेक का इंतजार करते हो और ड्राइवर तुम जरा संभल कर बस नहीं चला सकते थे? इन जैसे लफंगों को मौका देते हो। बस के सभी लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? चुप रहना ही ठीक रहेगा, ज्यादा बोलूंगा तो मामला बढ़ जाएगा। राघव चुपचाप पीछे खड़ा हो जाता है। बस बाजार पहुंचती है और राघव और सेजल उतरकर अपने अपने सामान खरीदने लगते हैं। तभी सेजल के पास फटे पुराने कपड़ों में 2 बच्चे आते हैं। दीदी, 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्यों बच्चों, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? हमें नहीं पता हमारे मम्मी पापा कौन है। बच्चों की बात सुनकर सेजल की आंखें भर आती हैं। सेजल पास की दुकान से पानी की बोतलों की पेटी और 2 ब्रेड खरीदकर बच्चों को दे देती है। बच्चों, तुम लोग ये ब्रेड खाओ और एक पानी की बोतल 10 रुपए में बेचना। जब सारी बिक जाए तो फिर से खरीद लेना। भीख मत मांगना, भीख मांगना बहुत गंदी बात होती है। इस लड़की ने मुझे थप्पड़ तो मारा पर दिल की बुरी नहीं है, गलतफहमी में मारा है। बच्चों को कितनी अच्छी सीख दी है। तभी राघव की नजर गरीब नीलम पर पड़ती है, जो टोकरी में आम बेच रही थी और 4 गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं। अरे लड़की, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ए लड़की, जल्दी हफ्ता निकाल चल। भाई साहब, मैं यहाँ दुकान नहीं लगाती हूँ, मैं तो टोकरी पर आम बेचती हूँ। मैं आपको कहाँ से हफ्ता दूंगी? अरे भाई नहीं कहती तो कुछ सोचता, पर भाई बोल दिया तो अब तो हफ्ता डबल लगेगा। इतना कहकर कल्लू और उसके दोस्त नीलम की टोकरी से आम निकाल कर खाने लगते हैं और पैसों की पोटली छीन लेते हैं। भाई साहब, मेरी पैसों की पोटली दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। पैसों की पोटली चाहिए, ये ले। कल्लू पोटली अपने दोस्त की तरफ उछालता है। तभी राघव हवा में ही पोटली पकड़ लेता है और नीलम को दे देता है। दीदी, आप यहाँ से जाइए। क्यों बे, ज्यादा हीरो बन रहा है? ये हाथ देख रहा है, एक रैपटे में नाचता फिरेगा। मेरा हाथ देख रहा है? नदी से घड़े में पानी भर भर कर आम के बगीचों को सींचा हुआ है। एक हाथ पड़ा ना तो जबड़ा टूटकर तेरे चमचों के हाथ में गिरेगा। बॉस, इसका हाथ कम हथौड़ा ज्यादा लग रहा है, यहाँ से कल्टी लेते हैं। मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता, चलो यहाँ से। लगता है मैंने इसे बेकार ही थप्पड़ मार दिया। ये तो दिल का बहुत अच्छा है, बिना डरे उस औरत की मदद की। मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। सेजल राघव से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भीड़ में राघव गायब हो जाता है। सेजल काफी देर ढूंढती है पर राघव नहीं मिलता और थक कर सेजल घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कृष्णलाल हाथ में लड़के की फोटो लिए सेजल के पीछे घूम रहा होता है। अरे बेटी, एक बार लड़के की फोटो तो देख ले, क्यों अपने पापा को परेशान कर रही है? नहीं पापा, मुझे नहीं देखनी किसी लड़के की फोटो। अरे बेटी, एक बार लड़के की फोटो तो देख। गांव में नदी किनारे बहुत बड़ी जमीन है उनकी, आम के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अरे सेजल बेटी, एक बार फोटो देख तो ले, पसंद आया तो शादी करना, वरना मना कर देना। तेरे पिता के दोस्त है और अच्छा खासा कमाते हैं अपने आम के बगीचे से। पता नहीं वो लड़का कहाँ गायब हो गया। उस दिन के बाद से सिर्फ उसी के ख्याल आते हैं और ये पापा भी पता नहीं किसकी फोटो लेकर पीछे पड़े हैं। देखकर मना कर देती हूँ। ये सोचकर सेजल कृष्णलाल के हाथ से फोटो लेकर देखती है। ये फोटो राघव की होती है। ओह गॉड, पापा ने इसे पसंद किया है। इसी से तो मैं शादी करना चाहती थी। ये भी तो नदी और आम की बातें कर रहा था। बेटी, कैसा लगा लड़का? अच्छा है ना? पापा, मैं तो ऐसे ही आपको परेशान कर रही थी। आपने लड़का ढूंढा है तो अच्छा ही होगा, मुझे लड़का पसंद है। अरे वाह बेटी वाह, लड़का गांव का है पर कुछ चिंता मत कर। नदी किनारे बहुत बड़ा बगीचा है, सब खुशी से रहते हैं। सेजल राघव के लिए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रामलाल पंडित से फोटो लेकर राघव को दिखाता है। ये लड़की तो मैं शहर में मिल चुका हूँ, अच्छी लड़की है, एक गरीब की मदद कर रही थी, मुझे लड़की पसंद है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया पंडित जी, अब जल्दी से रिश्ता तय कर दीजिए। रामलाल और कृष्णलाल का परिवार शहर में मिलते हैं। यजमान, इसी महीने बड़ा बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसी महीने शादी कर दीजिए। जी पंडित जी, रिश्ता तय कर दीजिए। हाँ पंडित जी, जल्दी से शादी तय कीजिए, फिर सब मुंह मीठा कीजिए। मीनाक्षी सबका मुंह मीठा करवाती है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख निकलती है। तय दिन पर राघव बारात लेकर आता और शहर में ही सेजल की शादी होती है। सेजल दुल्हन बनकर ससुराल आती है। अरे शारदा बहन, जल्दी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। मेरी प्यारी बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल छोटे से घर में गृह प्रवेश करती है, जहाँ चारों तरफ आम की पेटियां और सामान रखा होता है। सभी मेहमान वापस चले जाते हैं। पापा ने तो कहा था बहुत अमीर है, ये कैसे छोटा सा घर है? ऐसा लग रहा है जैसे आम रखने की जगह हो। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है, चलो सोने। हाँ, बहू भी थक गई होगी, चलो सब सो जाते हैं, बाकी रस्में कल होगी। चल बहू। अच्छा, तो हम उनके बड़े घर में जाएंगे, वहीं सोएंगे। प्रीति सेजल को लेकर पूरे परिवार के साथ नदी किनारे आती है, जहाँ सबके लिए अलग बिस्तर लगे होते हैं।
रामलाल और शारदा एक बिस्तर पर और राहुल और प्रीति अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। राघव भी अपने बिस्तर पर लेटता है। सेजल, तुम खड़ी क्यों हो? लेट जाओ। ये क्या, मेरी नई नई शादी हुई है और ये मुझे नदी किनारे सोने के लिए ले आए? भला नदी किनारे कौन सोता है? अरे क्या सोच रही हो? मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर राघव सो जाता है। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, शायद इसीलिए ये लोग नदी किनारे सोते हैं। मैं भी सो जाती हूँ। सेजल भी राघव के पास लेटकर सो जाती है। रात के 2 बजते हैं। ये भगवान, इतनी हवा है फिर भी इतने मच्छर और मक्खी। ऐसा लग रहा है आज ये मच्छर मेरा डीएनए टेस्ट करके ही मानेंगे। क्या सिर्फ मुझे ही काट रहे हैं? ये लोग कैसे आराम से सो रहे हैं? सेजल चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन गांव की सुंदर सुबह में सेजल आंखें खोलती है। नदी के दोनों तरफ बच्चे, एक तरफ कुछ औरतें और दूसरी तरफ कुछ मर्द नहा रहे होते हैं। ये नदी कितनी सुंदर लग रही है। सभी लोग कितने अच्छे से इसमें नहा रहे हैं। मेरा मन भी कर रहा है मैं नदी में नहाने का। उठ गई भाभी आप? अच्छे से नींद तो हो गई ना? क्या बताऊँ आपको ननद जी, कितनी अच्छी नींद आई। बहू, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है हमें। हाँ मम्मी जी, मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। बाथरूम कहाँ है? अरे बहू, नहाने के लिए बाथरूम की क्या जरूरत है? सामने इतनी बड़ी नदी पड़ी है, हम लोग इसी में नहाते हैं। चल तू भी नहा ले। इतना कहकर शारदा और प्रीति नदी में चली जाती हैं और नहा रही औरतों के साथ नहाने लगती है। क्या इस नदी में नहाना है? इतने सारे लोग नहा रहे हैं, मैं कैसे इनके साथ नहाऊंगी? सामने ससुर जी और देवर जी भी बैठे हुए हैं। सेजल ये सब सोच ही रही होती है, तभी शारदा और प्रीति नहाकर बाहर निकलती हैं और पेड़ के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगती हैं। अरे नहीं बहू, क्या सोच रही है? तेरी सास और ननद नहा कर भी चली गई। जल्दी आ, तू भी नहा ले। अरे बहू, तू अभी तक यहीं खड़ी है, जल्दी जा नहा ले, उसके बाद तुझे पहली रसोई बनानी है। सेजल घबराते हुए नदी में उतरती है और औरतों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे बहू, हमसे क्या शर्मा रही है? आराम से नहा, सभी नहा रहे हैं। हाँ हाँ, नहा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। अरे बहुरिया, तेरी सास ननद सब इसी नदी में नहाते हैं और तेरे ससुर भी यही नहा रहे हैं। तू इतना शर्मा क्यों रही है? चल लगा 4 डुबकी। सभी औरत और मर्द एक ही नदी में एक साथ कैसे नहा सकते हैं? सेजल जल्दी से नदी में डुबकी लगाती है और तुरंत बाहर निकल जाती है। मम्मी जी, कपड़े कहाँ बदलने हैं? अरे बहू, यहीं बदल ले। नहीं मम्मी जी, मैं ये कपड़े नहीं बदल सकती, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर सेजल दौड़ते हुए घर जाती है और कपड़े बदलकर मुंह बनाकर वापस नदी किनारे आती है, जहाँ रामलाल, राहुल और राघव पेड़ों को पानी दे रहे होते हैं। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है ना, कुछ बढ़िया सा बनाइएगा। मम्मी जी, किचन का है, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। हाँ बहू, खाना बनाने का सारा सामान घर में रखा है, तू नदी किनारे ही मिट्टी का चूल्हा बना ले और यहीं पर खाना बना ले। क्या मम्मी जी, हमारे पास रसोई घर नहीं है क्या? मुझे मिट्टी के चूल्हे पर रसोई बनानी पड़ेगी? भाभी, आपको हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना है, हमारे घर में गैस चूल्हा नहीं चलता। बहू खड़ी मत रहे, जल्दी जल्दी हाथ चला, गाँव में सभी जल्दी खाना खा लेते हैं। सेजल नदी किनारे से मिट्टी निकालती है और वहीं एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। तेज धूप में चूल्हा सूख जाता है और सेजल पसीने से भर जाती है। हे भगवान, ये नदी किनारे का ससुराल तो बड़ा महंगा पड़ रहा है मुझे। इतना कहकर सेजल घर में बर्तन, मसाले और सामान लेकर आती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में सारा खाना तैयार हो जाता है और सेजल नदी किनारे सभी को खाना परोसती है। ये कैसा ससुराल है? नदी में नहा रहे हैं, नदी किनारे सो रहे हैं और अब नदी किनारे खाना भी बन रहा है। ये लोग घर में कुछ करते हैं या नहीं? वाह भाभी, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही खाना बना है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह बहू, तूने तो सारी थकान मिटा दी। अब रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना। इस तरह सेजल की पहली रसोई पूरी होती है और रात में पूरा परिवार फिर नदी किनारे सोता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात सेजल राघव के साथ नदी किनारे सो रही होती है। तभी कुछ आवाज आती है और सेजल की नींद खुल जाती है। ये आवाजें कैसी है? बड़ी डरावनी आवाज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरे दिन ये गांव कितना शांत होता है और रात में ये नदी किनारे इतनी डरावनी आवाजें। नदी के ऊपर उड़ते चमगादड़ चिल्लाते हैं, जिसके डर से सेजल तुरंत राघव को पकड़ लेती है। तभी प्रीति और राहुल सेजल को देखते हैं। हे भगवान, ये मेरी ननद और देवर ने मुझे देख लिया, अब पूरा दिन मेरा मजाक उड़ाएंगे। भला नए जोड़ों को कोई इस तरह नदी किनारे सुलाता है? यहाँ सोने में कितना डर लग रहा है, ऊपर से डरावनी आवाजें और ये मच्छर रोज परेशान करते हैं। इतना कहकर सेजल दूसरी तरफ मुंह करके कांपते हुए चादर ओढ़कर सो जाती है और रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह प्रीति सेजल के पास आती है। भाभी, आपको भैया के पास अच्छे से नींद तो आती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कहूँ तो पर्दा लगवा दूं? ननद जी, ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे बच्चों, तुम लोग भी क्या मेरी बहू को परेशान करने में लग गए हो? बहू, तुम भी यहाँ खड़ी क्या हो? जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, सुबह सुबह नाश्ता बनाना है। मुझे पता है सुबह सुबह ही आप लोगों को खाना चाहिए होता है, वो भी नदी किनारे, जिसके लिए मुझे परेशान करते हैं।
इतना कहकर सेजल हमेशा की तरह शर्माते हुए नदी में उतरती है और नहाकर तुरंत घर की तरफ भागती है और कपड़े बदलकर बाहर आती है। क्या फायदा ठंडे ठंडे नदी में नहाने का, नहा धोकर तुरंत घर जाना पड़ता है और फिर दोबारा नदी किनारे आना पड़ता है। पूरा शरीर फिर से पसीने से भर जाता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ससुराल में कम से कम एक किचन तो होना चाहिए था। भाभी आज थोड़ा जल्दी खाना बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। सेजल मिट्टी का चूल्हा बनाती है और घर से सामान लाकर तेज धूप में चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। एक तो इतनी तेज धूप में चूल्हे में आग के सामने खाना बनाना पड़ता है, पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। ऊपर से मिट्टी का चूल्हा रोज बनाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि बना कर रख दो, नदी का पानी बढ़ता है और चूल्हा गीला हो जाता है। और ये एक और टेंशन है। बहू आज खाने में थोड़ी हींग डाल देना, तेरा खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं ज्यादा खा लेता हूँ। हे भगवान, अब हींग लाने घर जाना पड़ेगा। सेजल चिलचिलाती धूप में घर जाती है और हींग लेकर वापस आती है और खाना बनाने लगती है। सेजल, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, मुझे थोड़ी सी कच्ची मिर्च दे दो तो खाने में और मज़ा आ जाएगा। अभी लेकर आती हूँ। सेजल दोबारा घर जाती है और कच्ची मिर्च लाकर राघव को दे देती है। भाभी, आपने खीरे और प्याज की सलाद नहीं बनाई क्या? मुझे थोड़ी सलाद दे दीजिए। देवर जी पहले बताया होता, रुकिए मैं घर से लेकर आती हूँ। सेजल तेज धूप में दोबारा घर जाती है और खीरे और प्याज निकालती है। ये मेरे पति, ससुर और देवर भी कुछ काम के नहीं है। कभी हींग चाहिए होती है, कभी मिर्च चाहिए होती है, किसी को सलाद चाहिए होता है। एक बार में नहीं कहा जाता, मुझे बार बार घर और नदी के बीच जाना पड़ता है। सेजल खीरा, टमाटर और प्याज लेकर नदी किनारे आती है और सलाद बनाकर राहुल को दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल रोज तेज धूप में रसोई बनाकर परेशान होती है। ऐसे एक दिन दोपहर में सेजल नदी किनारे बैठी होती है और रामलाल, राघव, राहुल नदी में नहा रहे होते हैं। गर्मियों में नदी में नहाने से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। बूढ़े हो गए हैं आप, पहले जैसी सांस नहीं बची है। नदी में ज्यादा अंदर मत जाइए, बाहर आ जाइए, बच्चों को नहाने दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम्हारा बूढ़ा अभी भी जवान है। वैसे तुम्हें तैरना नहीं आता है ना? आओ मैं तुम्हें नदी में तैरना सिखा दूँ। धत, आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अब इस उम्र में ये बुढ़िया तैरना सीख कर क्या करेगी? अरे तैरना सिखाना तो एक बहाना है। इसी बहाने तुम्हें इसी नदी में डुबो दूंगा और एक सुंदर बुढ़िया लेकर आऊंगा, फिर अपना बुढ़ापा मजे से काटूंगा। देख रही हो मम्मी, पापा ने कितनी लंबी प्लानिंग कर रखी है। इसलिए मैं इस बूढ़े के साथ नदी में नहाने नहीं आती हूँ। और आने देना कभी कोई बुढ़िया, उसे भी टकला कर दूंगी और तेरे पापा को भी टकला कर दूंगी। ये सुनते ही सेजल जोर से हंस पड़ती है। थोड़ी देर में रामलाल, राघव और राहुल नहाकर नदी से बाहर आते हैं। अरे आजकल बालों में खुजली बहुत ज्यादा होने लगी है, लगता है शहर से कोई शैम्पू मंगाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मेरे बालों में कुछ हो गया है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर में सेजल औरतों के साथ नदी में नहा रही होती है। वैसे इतना भी खराब नहीं है नदी में नहाना, बस इतने सारे लोगों के साथ नहाना अच्छा नहीं लगता। तभी हरिया अपनी 2 भैंसें लेकर नदी में आता है और उन्हें शैम्पू लगाकर नहलाने लगता है। अरे हरिया भाई, अपनी भैंसों को शैम्पू लगा कर नहला रहे हो? अरे रामलाल भैया, इन भैंसों से तो मेरा घर चलता है, इन्हीं के लिए तो शहर से महंगा शैम्पू मंगाया है, आज इन्हें चमका दूंगा। सेजल नदी में नहा रही होती है। तभी भैंसें नदी में गोबर करने लगती हैं और पास में एक औरत बर्तन धो रही होती है और दूसरी औरत कपड़े धो रही होती है। हे भगवान, ये क्या? इस नदी में भैंस गोबर कर रही है? इतना सारा साबुन, झाग और ये छोटे बर्तन, छी, ये नदी कितनी गंदी है। इतना कहकर सेजल तुरंत नदी से बाहर निकल जाती है और पास रखे मटके का पानी अपने ऊपर डालती है और घर जाकर अपने कपड़े बदलकर वापस आती है। क्या हुआ बहू, तो अचानक नदी से निकल क्यों गई? और ये पीने का पानी क्यों बर्बाद कर दिया? मम्मी जी, हम लोग नदी में तो नहाते हैं, पर गांव वाले नदी को गंदा कर रहे हैं। वो अंकल भैंस नहला रहे हैं, नीचे बर्तन और कपड़े धोए जा रहे हैं, इससे नदी खराब हो जाएगी। बहू, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा से लोग इसी नदी में नहाते आए हैं। गांव वाले ऐसे ही नदी का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी जी, इससे पानी खराब होता है। पापा जी के बालों में खुजली भी इसी वजह से हो रही है और उनके बाल भी झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता सेजल, तुम भी क्या बकवास कर रही हो? आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, पर मैं अब कभी भी इस नदी में नहीं नहाऊंगी। मेरे लिए दूसरी व्यवस्था कीजिए। सेजल, अब सिर्फ तुम्हारे लिए हम कौन सी दूसरी व्यवस्था करें? हमारा पूरा परिवार हमेशा से नदी में ही नहाता आया है। तो ठीक है, मैं हैंडपंप के पानी से घर में नहाऊंगी, पर नदी में नहीं नहाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल नदी में नहाना छोड़कर घर में हैंडपंप के पानी से नहाने लगती है। एक दिन चिलचिलाती धूप में सेजल हैंडपंप चलाकर पानी भरती है और घर में आकर नहाने बैठती है। इतना छोटा सा घर है, समझ नहीं आता इसे बनाया किस लिए है। ऊपर से सामान भरा पड़ा है और हैंडपंप से पानी लाना भी एक मुसीबत है। पानी भरते भरते ही पसीना आ जाता है और घर तक आते आते पानी भी गर्म हो जाता है।
ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में सेजल पसीने से लथपथ नदी किनारे चूल्हे पर कढ़ाई में तेल चढ़ाकर सब्जियां काट रही होती है। ओह गॉड, ऐसा लगता है कि तेज धूप में मैं बेहोश हो जाऊंगी, पूरा सर चकरा रहा है। तभी एक पेड़ के ऊपर से एक बच्चा नदी में छलांग लगाता है और नदी का पानी उड़कर गर्म तेल की कढ़ाई में गिरता है, जिससे गर्म तेल के छींटे सेजल के हाथों पर पड़ते हैं। मम्मी, मेरा हाथ जल गया। मम्मी, क्या हुआ सेजल, क्या हुआ? क्या हुआ बहू, इतनी जोर से क्यों चीखी? आप लोगों की वजह से चीखी हूँ। ये देखिए मेरा पूरा हाथ जल गया। पर भाभी, इसमें हमारी क्या गलती है? और आपका हाथ कैसे जला? किसी ने नदी में छलांग लगाई और नदी का पानी उड़कर मेरी गरम तेल की कढ़ाई में गिरा, जिससे तेल के छींटे मेरे ऊपर आ गए। अच्छा वो सिर्फ हाथ पे पड़े। अरे बहू, ये तो छोटी सी बात है। ऐसे तेल के छींटे तो खाना बनाते समय लगते ही हैं। नहीं मम्मी जी, अब मैं नदी किनारे रसोई नहीं बनाऊंगी। मैं घर में ही रसोई बनाऊंगी। मैं जा रही हूँ घर। इतना कहकर सेजल सारा सामान लेकर घर के अंदर आते हैं और मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियां डालकर खाना बनाने लगती है। चलो, किसी के तो काम आया ये घर। चूल्हे की वजह से गर्मी जरूर लगेगी, पर कम से कम धूप तो नहीं है। खाना तो शांति से बना पाऊंगी। थोड़ी देर में छोटा सा घर चूल्हे के धुएं से भर जाता है और सेजल की आंखें लाल हो जाती हैं और वो खांसते हुए बाहर निकलती है। हे भगवान, इस घर में तो मुझे सफोकेशन होने लगी है। अब समझ आया मम्मी जी नदी किनारे खाना क्यों बनाती है। इस छोटे से घर में चूल्हे पर खाना बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। धुएं से आदमी मर जाएगा। सेजल चूल्हा बुझाकर वापस नदी किनारे आकर खाना बनाने लगती है। क्यों भाभी, आप अब घर में खाना नहीं बनाएंगी? देवर जी, मेरा मूड बहुत खराब है। मजाक मत कीजिए, वरना खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं भाभी, आप खाना बनाइए, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं जा रहा हूँ काम करने। सेजल हमेशा की तरह चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर नदी किनारे खाना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सेजल खाना बना रही होती है, तभी चूल्हे के धुएं से आम के पेड़ पर बैठे कौवे नीचे आकर सेजल को चोंच मारने लगते हैं। तभी मधुमक्खियों का झुंड भी आ जाता है, जिन्हें देखते ही सेजल वहाँ यहाँ भागने लगती है। हे भगवान, ये सारी मुसीबतें मुझे पर आनी थी क्या? इस नदी वाले ससुराल में तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। कभी कोई चोंच मारते हैं, कभी मधुमक्खियाँ दौड़ा लेती हैं। अब कैसे बचूं इनसे? कौओं और मधुमक्खियों से बचते हुए सेजल नदी में कूद जाती है। कौवे और मधुमक्खियाँ वापस चली जाती हैं। उसी समय हरिया की भैंसें नदी में आकर गोबर करने लगती हैं। हे भगवान, नहीं रहना मुझे इस नदी वाले ससुराल में। गलती हो गई है मुझसे जो मैं शहर छोड़कर यहाँ आ गई। सेजल चिढ़कर नदी से बाहर निकलती है। तभी नदी में नहा रहे कुछ मर्द सेजल को घूरने लगते हैं। एक तो मैं पूरी भीग गई हूँ, ऊपर से ये लड़के कितनी गंदी तरह से मुझे घूर रहे हैं। सेजल भागकर अपने घर में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर सेजल नदी किनारे बैठी होती है और शारदा अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ रही होती है। अरे भगवान, तुम अपनी एड़ी जमीन पर क्यों रगड़ रही हो? जी देखिए ना, मेरी एड़ी पूरी लाल हो गई है और कब से काटे जा रही है मुझे। हाँ, मेरे बालों में भी खुजली बढ़ गई है। देखो, हाथ लगाता हूँ तो बाल टूट रहे हैं। बूढ़े हो गए हैं तो बाल नहीं झड़ेंगे क्या? पर माँ, इतने बाल थोड़ी झड़ते हैं, मेरे भी तो बाल झड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, देखो ना मेरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। माँ देखो ना, मेरी पीठ में पूरे लाल लाल घमौरियाँ हो गई हैं। सोचता हूँ शहर जाके सबके लिए दवाइयाँ ले आऊँ। कोई फायदा नहीं शहर जाकर दवाइयाँ लेने का। ये सब आप लोगों के नदी किनारे खाना, सोना और नहाने की वजह से हो रहा है। बहू तो हमेशा हमारे नदी के पास खाने, सोने और नहाने से चिड़ी रहती है, इसलिए ऐसा कह रही है। नहीं मम्मी जी, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है इस नदी में गांव भर का कचरा आता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। आपकी एड़ी पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो नदी के तली में जमे कीचड़ से खड़े होने से हुआ है। पापा जी और राघव के बाल भी नदी के पानी की वजह से झड़े हैं और प्रीति के चेहरे पर दाने तेज धूप और दिन भर घर से बाहर धूल मिट्टी में रहने की वजह से हो रहे हैं। और देवर जी, आपकी पीठ और मेरी गर्दन पर घमौरियाँ भी इसी धूप और नदी के पानी की वजह से हो रही है। बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा गाँव इसी तरह नदी के पानी को इस्तेमाल करता है और मैं भी अपने जवानी के दिनों से नदी में नहा रही हूँ, नदी किनारे खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, सो रही हूँ। और तेरे पति, देवर और ननद भी बचपन से नदी में नहा रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं मानना है, फिर भी एक बार ये सोचिए, कब तक हम इस तरह नदी के पास सोएंगे, खाएंगे और नहाएंगे? हमारे पास खुद का भी तो अपना ही घर होना चाहिए ना। बेटी, ये पूरी जमीन हमारी ही तो है। हम इसे ही अपना घर मानते हैं और हम नदी के पास ही रहेंगे, सोएंगे और नहाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नदी में नहा रहे गांव के लोग रामलाल और सेजल की बातें सुनते हैं। वहीं सेजल को मजबूरी में अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है और सेजल को नदी के पास ही तेज धूप में खाना बनाना, नहाना पड़ता है और नदी किनारे ही सोना पड़ता है। एक रात सेजल अपने परिवार के साथ नदी किनारे सो रही होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे लगातार घूरे जा रहा है?
ये नदी किनारे रहने में डर भी लगता है। मैं मुंह ढककर सोने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर सेजल अपने चादर से मुंह ढककर सो जाती है। तभी झाड़ियों से कल्लू और कालिया बाहर आते हैं। यही है ना जो शहर आकर मुझे धमका रहा था। वो देख, उस बूढ़ी औरत के गले में सोने का मंगलसूत्र है, हाथ में कंगन है और इसकी बीवी के पास भी सोने के गहने हैं। भाई ऐसा करते हैं, फटाफट इन पर बेहोशी की दवाई छिड़क कर सारे गहने लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हम मालामाल भी हो जाएंगे। इतना कहकर कल्लू और कालिया पूरे परिवार के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देते हैं, जिससे पूरा परिवार गहरी नींद में चला जाता है। कल्लू शारदा के गले से मंगलसूत्र और हाथों में कंगन निकाल लेता है और कालिया सेजल के गले से मंगलसूत्र, हाथों के कंगन, पाँवों के पायल और दूसरे गहने और राघव के गले से सोने की चेन निकाल लेता है। भाई इस लड़की को देख, इसके पाँव में भी चांदी की पायल है और ये लड़की भी सुंदर है। अरे भाई ऐसा करते हैं, इसे भी ले चलते हैं, शहर में बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे इस लड़की के। कालिया प्रीति के पाँव से चांदी की पायल निकाल लेता है और प्रीति को एक बोरे में भर लेता है। वो प्रीति को बोरे में भरकर लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगली दोपहर पूरे परिवार की नींद खुलती है। अरे इतनी तेज धूप, दोपहर हो गई क्या? मैं इतनी देर तक सोता रह गया, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? पापा हमारी नींद भी अभी ही खुली है, पर हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? मेरे गले का मंगलसूत्र कहाँ है और मेरे गहने कहाँ है? हाँ, मेरा भी मंगलसूत्र और कंगन गायब है। हे भगवान, हमारे गहने कौन लेकर चला गया? मेरे गले में भी चेन नहीं है और ये प्रीति कहाँ है? प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शायद प्रीति की ही बदमाशी है ये, वही सुबह उठ गई होगी और सबके गहने चोरी करके कहीं छिप गई है। प्रीति कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। अपने घर वालों को इस तरह परेशान करती है, छोटी बच्ची है क्या तू? जल्दी बाहर आ। तभी गांव के लोगों के साथ गांव का सरपंच रघुवीर शारदा के पास आता है। अरे शारदा बहन, शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्यों चिल्ला रही हो? अरे कुछ नहीं सरपंच जी, वो मेरी बेटी ने हमारे गहने लेकर कहीं छुप गई है। अरे रामलाल भैया, आपकी नींद तो अभी खुली रही है। हम लोग तो सुबह 5 बजे से आए हुए हैं। प्रीति तो आप ही के साथ थी, हमें लगा आपने उसे कहीं भेजा है। क्या कांति बहन, आप लोग 5 बजे से आए हुए हैं, तो आपने हमें उठाया क्यों नहीं? अरे रामलाल भैया, किसने आपको नहीं उठाया? सबने उठाया। नदी में लोग कूद कूद कर नहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पर आपकी तो नींद ही नहीं टूट रही थी। हे भगवान, मैं कह रही थी ना आपको नदी के किनारे रहना ठीक नहीं है। मुझे तो लगता था किसी ने हमारे गहनों की चोरी कर ली है। अरे बहू तू चुप रह, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है और तुझे अभी भी नदी के पास रहने को ही दोष देना है। आप लोगों में से किसी ने हमारी बच्ची को देखा है क्या? यहाँ बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं गांव के पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तभी प्रीति और हमारे गहने मिलेंगे। अरे रुक जाओ राघव बेटा, तुम सभी के गहने और तुम्हारी बहन मेरे घर में है, मैं अभी बुलाता हूँ। हरिया, मेरे घर जाओ, रामलाल की बेटी और उनके गहने लेकर आओ। हरिया सरपंच के घर चला जाता है। थोड़ी देर में सरपंच के आदमी प्रीति और एक पोटली में सारे गहने लाकर शारदा को दे देते हैं। सरपंच जी, आपने हमारी बेटी को उठवाया था, आपकी इतनी हिम्मत? अरे रामलाल, जरा सोच समझ कर बात करो। प्रीति मेरी भी बेटी है। मेरे आदमी कल रात पहरेदारी कर रहे थे, तब उन्होंने 2 चोरों को तुम्हारी बेटी को बोरे में भरकर ले जाते हुए देखा और उनके पास ही तुम्हारी गहने मिले। उन चोरों को मैंने जेल भिजवा दिया है, पर अपने घर की इज्जत का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। अरे धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। न जाने वो चोर मेरी बच्ची के साथ क्या करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल, मेरा धन्यवाद बाद में करना। और जरा सोचो, अगर आज मेरे आदमियों ने चोरों को नहीं देखा होता तो तुम्हारी बेटी शहर में कहीं बेची जा चुकी होती। अपनी बहू को बात मानो और रहने के लिए घर बना लो। हाँ रामलाल भैया, एक अच्छा सा घर बना दीजिए। घर में रहिए, खाना खाइए और आराम से सोइए। मैं घर कहाँ बनाऊँ? छोटी सी जमीन है, उसमें मैंने आम के बगीचे कर रखे हैं और छोटे से घर में हमारा पूरा परिवार नहीं रह सकता। अरे रामलाल, इतना बड़ा आम का बगीचा है, 2 पेड़ कटवा कर एक घर बनवा लो। पर सरपंच जी, ये पेड़ मैंने बड़ी मेहनत से उगाए हैं, इन्हें काटने का दिल नहीं करता, वरना मैंने कब का घर बनवा लिया होता। पापा जी, आपको पेड़ काटकर फेंकने नहीं है। इस नदी से हमारी जमीन कटती जा रही है। हमारे छोटे से घर के पास से 2 पेड़ काटकर नदी किनारे लगा दीजिए। पेड़ों की जड़ से जमीन भी बंधी रहेगी और हमें घर बनाने के लिए भी जगह मिल जाएगी। अरे रामलाल, अब अपनी बहू की बात मत टालना, उसकी बात मानो और एक घर बनवा लो। गांव में रहने वाली हर एक औरत पर पूरे गांव की इज्जत टिकी होती है। रामलाल सेजल की बात मानता है और अपने छोटे से घर के पास से 2 पेड़ कटवा कर नदी किनारे लगवा देता है और एक अच्छा सा घर बनवाता है, जिसमें किचन, बाथरूम और सबके लिए अलग अलग कमरे बनवाता है। और सेजल अब खुशी खुशी अपने नदी के पास वाले बने ससुराल में रहने लगती है।